स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मैं बैठ के एक कोने में सिमट कर बैठी थी। खुद पर सिर्फ रज़ाई ओढ़ रखी थी। मुझ पर इस कदर डर था कि लगता था कि डर के मारे ही मैं मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा। मैं एक यतीम लड़की थी और यतीम खाने से ही वो आदमी मुझसे शादी करके लेकर आया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे पति से उसके रवैये की वजह जान सके। बेबसी और मजबूरी मेरे पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात के मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाब तो नहीं देखे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक यतीम खाने से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है, एक सहारा हमें मिल जाए। वो आदमी 40 साल के लगभग था। देखने में भी अच्छी सूरत और सही सा था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी। मेरी शादी का जोड़ा मेरे होने वाले पति ने ही यतीम खाने के इंचार्ज को दिया था। मैंने वो पहन लिया। मेरी दोस्तों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने इस आदमी को शादी के बाद उस वक्त देखा था जब वो मुझे अपने घर विदा कर कर लेकर आया था। विदाई के वक्त इसने मुझे एक चादर ओढ़ने के लिए दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। बहरहाल मैं रोती रोती अपनी सहेलियों से बिछड़कर अपने पति के साथ उसके घर पर आई थी। वो घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था, जहाँ रहने वाला बस वो एक ही था। यतीम खाने के इंचार्ज ने मुझसे ये कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा ख्वाब नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थाम कर अमन ने मुझे कमरे में बिठाया था। फिर कहने लगा कि अपनी शॉल उतार दो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ये कह करके वो कमरे से चला गया। मैंने अपनी शॉल उतार कर कमरे को देखा, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और उस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें जाग रही थी। मैं खुश हो गई थी। अब तक की महरूमियाँ मुझे अमन के घर पर पूरी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी किस्मत की आजमाइश है। बहरहाल कुछ देर बाद जब अमन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। उसकी काली रंगत, अजीब से नए नक्श और भारी भरकम वजूद देखकर मेरा दिल तो जैसे कांप कर रह गया था। मुझे लगा कि यतीम खाने के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, लेकिन ये मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाबा तो थे नहीं जो मुझसे मेरे रिश्ते के बारे में बात करते या मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी हाँ पूछते। यतीम खाने में तो जो जैसा रिश्ता आ जाए बस लड़कियों को विदा कर दिया जाता है। मैंने अपना दिल पक्का किया और ये सोचा कि होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वो पति नहीं बल्कि एक पागल इंसान है। शादी की रात बजाय मेरे पास बैठने के वो सामने अपनी चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। इसकी अजीब सी नज़रें मेरे पूरे वजूद पर फिर रही थी। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और कुछ मुझे अपने पति की नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था जैसा कि इस रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए इसने मुझे कहा कि ये लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। ये सुनकर मैंने उसे देखा था। मेरी आंखों में हैरत थी। पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठता, मुझे भरोसे में लेने की कोशिश करता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो यकीन करने के काबिल नहीं था। मेरे पति के चेहरे पर अजीब सा अंदाज देखकर मैं घबरा गई थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अब मैं अजीब सी परेशानी में गिरफ्तार हो गई थी कि भला ये क्या तरीका है। जब इसने दोबारा से गुस्से से कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो, मैं घबरा कर अपने दुपट्टे से पीने निकालने लगी। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। अमन सामने बैठा सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था और मेरी तरफ टुकटुकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं इसकी तंसरों से घबरा रही थी और कुछ इसकी अजीब सी फरमाइशों पर। बहरहाल मैंने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो इसकी नज़रें मुझे और उलझन में डाल रही थी। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा कि अपने जेवर भी उतारो। इसकी हर बात मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैंने धीरे धीरे से अपने तमाम जेवर उतार के रख दिए, लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ इनकार कर दिया और फौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे अमन की आंखें लाल हो गई थी। वो गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे क्या कहा है?
इसके अंदाज ने मेरी जान ही ले ली थी। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती। तो वो गुस्से से कहने लगा कि अगर मेरी बात से तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ के रख दूंगा। लेकिन मैं किसी कीमत पर इसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई है। मैं तुम्हें कहाँ से उठाकर लाया हूँ? पाव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से इनकार किया तो जान से मार डालूंगा। इसके गुस्से पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे गुस्से और रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा कर जरा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ लिया, अपने करीब किया, मेरे चेहरे के बराबर चेहरा लाकर गुस्से से अपने लाल रंग की आंखें मेरी आंखों में डालते हुए कहा, चलो वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इस बेरहम आदमी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। औरतें शर्म का लिबास होती है, मुझे इसमें ही रहने दो तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं जानता नहीं हूँ कि वहाँ शर्म वरम कुछ नहीं होती? मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि यतीम खाने की आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंगरलियाँ मनाई जाती है। जब तुम वहाँ मौजूद आदमियों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रख दिया है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं इसे हैरत से देख रही थी। हमारा यतीम खाना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी और हमें इसने बिल्कुल माँ की तरह ही पाला था। हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे यतीम खानों में यतीम लड़कियों और औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस यतीम खाने में आंखें खोली थी, हमारी रक्षा बिल्कुल ऐसे ही की गई थी जैसे बेटियों की जाती है। मैंने अमन से कहा, आपको गलत फहमी हुई है। अमन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की पकड़ और भी मजबूत की थी। मेरे बालों को बुरी तरह से खींचा और कहने लगा, बको मत, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, उतारो अपने कपड़े। ये कहकर उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति बीवी की इज्जत होता है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। पति पत्नी को इसलिए दूसरे की इज्जत कहा जाता है क्योंकि पति हर कदम पर अपनी पत्नी की हिफाजत करता है। और ये कैसा पति था जो मुझे बेइज्जत करने पर तुला हुआ था, वो भी ऐसे। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित जगह चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब ना थी। वो आदमी फौरन से मेरे पीछे आया और मुझे बाजू से पकड़ लिया, मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस यतीम खाने छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर लाल कर दिए, मुझे बेड पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर जलाई और जलती हुई सिगरेट से मेरे लहंगे को जलाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। मैं तो ये सब देखकर होश खो गई थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि लहंगे के साथ मैं भी जलना शुरू हो जाती, मैंने उसे उतार दिया और खुद पर रजाई ओढ़कर बैठ गई। मुझे वो बेबस देखकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वो सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक शॉपर था। उसने मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसे पहनकर बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसका अंदाज ऐसा ही था, गुस्से से भरा हुआ। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रखा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे। चूल्हे पर चाय वाली एक केतली थी जो कि बुरी तरह से जल जल कर काली हो चुकी थी। मैंने पूरा किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा हुआ पड़ा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। किचन में ही खड़े खड़े मैंने नाश्ता किया और फिर सफाई करने लगी। इस दौरान मैं ये भी देख चुकी थी कि किस कवर्ड में कौन सा सामान पड़ा है। वो आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास पाकर मुझे बस एक ही एहसास होता था, और वो था डर का। वो मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। ये सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वो घर में नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था।
मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इसे किसी लड़की को जुल्म और सितम का निशाना बनाना ही था तो एक यतीम और बेसहारा लड़की ही क्यों। वो तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती हुई अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। बहरहाल मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। न जाने ये आदमी रात को मेरे साथ क्या हैवानियत करेगा। इसलिए मैं अपने कमरे में गई, छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वो सुबह को लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने मेन गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था और पूरा घर बंद था। घर में कुछ भी ऐसा ना था जो मैं दीवार लांघ कर जा सकती थी। दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जंगले लगा रखे थे, जिनको लांघना मुझ जैसी लड़की के बस की बात ना थी। मैंने तमाम कमरों की खिड़कियां खोलकर देखी, लेकिन सब पर लोहे के जंगले लगे हुए थे। मुझे लगा जैसे मैं कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैंने रात का खाना बनाया था और जब वो आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं इसका सामना ही नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट ही मुझे हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटका। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बड़े गुस्से से उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद करोगी किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो, कौन है कमरे में तुम्हारे साथ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह की पाबंदियाँ उसने लगाई हुई थी, यहाँ कौन आ सकता था। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। इसने मुझे बड़ी बुरे तरीके से पीछे धक्का दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल के भी देखने लगा। मैंने कहा, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। वो कहने लगा कि फिर दरवाज़ा क्यों बंद करके लॉक कर रखा था, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ देख रहा था कि मैंने किसी को वहाँ छुपा तो नहीं रखा है। मैं समझ गई थी कि शायद ये शक्की मिजाज का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को इस आदमी की फिर से वही एक बात थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने लगी थी। लेकिन इस बार मैंने उसकी खिलाफत नहीं की, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो आदमी कमरे से बाहर निकल कर चला गया था। उसने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था। अब तो ये रोज़ का होने लगा था। वो आदमी मुझे बेआबरू करके बाहर निकल जाता था, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। एक रात हमारे घर में चोर घुस आए। मैं इस वक्त गहरी नींद में थी। जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया, मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 2 आदमी को अपने पति के सर पर पिस्टल थामे देखा। मेरा पति जख्मी हालत में था। ये देखकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी। मैं फौरन से अपने पति के पास चली गई। उन चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को छोड़ो, कुछ मत करना इन्हें, कुछ मत कहना। चोर कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति का कुछ ना कहे तो जो भी जेवर और पैसे तुम्हारे पास है वो हमें ला दो। मैं फौरन से कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी था जो कि मेरे पति ने मुझे दिया था। मैंने वो सब लॉकर उन चोरों को हवाले कर दिया। वो पैसे लेकर वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं इन्हें ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि वो शायद उन चोरों से लड़े थे, इसलिए उनके चेहरे पर जख्म थे, होठ के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उनका चेहरा साफ किया। रोते हुए उनसे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वो भी कुछ पैसों के खातिर। मेरे लिए ना तो ये पैसे अहमियत रखते हैं और ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वो पहली बार मुझे एकटुक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हुई। मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे का एकदम से रंग उड़ गया था। वो फौरन से अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन इस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वो चोर मेरे पति के साथ न जाने क्या कर बैठते। मेरे पति ने मेरे साथ भले ही कोई अच्छा रवैया नहीं रखा था, जितना जलील वो मुझे कर सकता था करता था। वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो जुल्म था। इसके बावजूद मैंने उसके साथ अच्छा ही रवैया रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने वो पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल सादा रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का रवैया भी कुछ बदलने लगा था। वो बहुत चुप चुप रहने लगा था, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था।
एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और उसी वक्त मेरा पति चाय का भी कह देता था। वो कल बहुत चुप चुप सा था। मैं सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वो किचन में आया। मैं समझ गई कि इसने चाय पीनी है, इसलिए मैंने फौरन से चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ा दी, क्योंकि मैं इसका हर काम इसके बिना कहे कर देती थी। ये देखकर वो मुझसे कहने लगा कि ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करनी है। मेरा ये कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोओगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे अल्फाज मेरे सामने बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। कहता था, पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की इजाज़त है, इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, जाओ जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। ये बात सच थी कि कुछ दिन से मैं वाकई थकी थकी सी थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर अब थकान दिखने लगी थी, और दूसरी बात यह कि मुझे अपने पति की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वो जैसा भी था, मुझे ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ कि आखिर वो मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते। ये सोचकर मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो मेरा पति है, उससे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई, लेकिन सामने जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़कर रह गए थे। वो रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था, वो क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो फौरन से उठकर बैठ गया, अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे थे। वो कहने लगा, ये मेरा खुद का मामला है। मुझे हैरत हुई कि वो रो भी सकता है। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। मैं तो समझती थी कि इसका इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है, वरना वो इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। मैंने कहा कि आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा कि जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। रब ने सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वो आपस में बातें करें और खुशी से जिंदगी गुजारे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, औरत भरोसे के लायक नहीं होती। मैंने बहुत बड़े धोखे खाए हैं, इसलिए मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं होता। वो कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त एक गैर आदमी के साथ भाग गई थी जब मैं 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरे बाबा बदसूरत थे। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। जब वो जवान हुई तो मेरे बाबा का देहांत हो गया। मैंने बाबा की दुकान संभाल ली, बहन घर संभालने लगी। मैं इसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। लेकिन एक बार जब मैं घर में आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वो गली के आवारा लड़के के साथ ऐसा पाप कर रही थी कि जिसे देखकर मुझे शर्म आ गई। ये सब देखकर मुझे लगा बस औरतें ऐसी ही होती है। मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया। वो इस लड़के के साथ भाग गई। मैंने इसलिए कई साल शादी नहीं की, लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। ये सब सुनकर मैंने यतीम खाने जाकर शादी की बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी, इसलिए मैं तुमसे इस बात का बदला लेने लगा। लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान होता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा रवैया मैंने तुम्हारे साथ रखा, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था, लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिए। मेरे लिए तुम रो रही थी। ये देखकर मेरा ख्याल तुम्हारे लिए बदलने लगा, लेकिन मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। ये कहते हुए वो रो रहा था। मैंने कहा, अमन, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला या शिकवा नहीं है, अगर था भी तो वो ख़त्म हो गया है। जो कुछ अमन की माँ और बहन ने किया था वो वाकई गलत था, इसलिए अमन के दिमाग में हर औरत के लिए ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों।